हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट समझते हैं कि ये है क्या। देखिए, हर बिजनेस का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट अर्न करना। तो बिजनेसमैन एट द एंड ऑफ द ईयर ये पता करना चाहता है कि मुझे पूरे ईयर में प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, और एट द एंड ऑफ द ईयर बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। तो बिजनेस की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और फाइनेंशियल पोजीशन को डिटरमाइन करने के लिए जो स्टेटमेंट बनाए जाते हैं ईयर के एंड में, उन्हें कहा जाता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कौन से स्टेटमेंट्स बनेंगे, कौन से अकाउंट बनाए जाएंगे। तो देखिए, इसमें 3 अकाउंट बनाए जाते हैं। पहला ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और एक स्टेटमेंट बनता है बैलेंस शीट। ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट से हमें बिजनेस की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बारे में जानकारी मिलती है, और बैलेंस शीट से बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में पता चलता है। देखिए, फाइनेंशियल पोजीशन कैसे पता चलेगी? बिजनेस के पास कितनी एसेट्स हैं, कितनी लायबिलिटीज हैं, उसके बेस पर पता चलता है कि बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है। अगर किसी बिजनेस की एसेट्स ज़्यादा हैं, लायबिलिटीज कम है और कैपिटल ज़्यादा है, तो उस बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को स्ट्रॉन्ग कहा जाता है। अगर किसी बिजनेस की एसेट्स तो ज़्यादा हैं लेकिन साथ ही लायबिलिटीज बहुत ज़्यादा हैं, ओनर्स कैपिटल जो खुद का पैसा लगा हुआ है बिजनेसमैन का बिजनेस में, वो बहुत कम है, तो ऐसी बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को वीक कहा जाता है। खैर, पहले हम देख लेते हैं ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट। देखिए, ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट से एंड में हमें बिजनेस का नेट प्रॉफिट पता चलता है कि पूरे ईयर में बिजनेस ने कितना प्रॉफिट अर्न किया है। तो इस प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट है ट्रेडिंग अकाउंट और दूसरा पार्ट है P&L अकाउंट। तो इसको 2 पार्ट्स में क्यों डिवाइड किया है? पहला पार्ट जो ट्रेडिंग अकाउंट है, उससे हमें ग्रॉस प्रॉफिट पता चलता है। ये जो ग्रॉस प्रॉफिट है, ये किसी बिजनेस की डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस को कितना एफिशिएंटली यूटिलाइज किया गया है, ये हमें ग्रॉस प्रॉफिट से पता चलेगा। तो अगर आप अपने करंट ईयर के ग्रॉस प्रॉफिट का प्रीवियस ईयर के ग्रॉस प्रॉफिट से कंपैरिजन करें, तो आपको पता चलेगा कि प्रीवियस ईयर में हमने मटेरियल और लेबर को एफिशिएंटली यूटिलाइज किया था या इस ईयर में ज़्यादा अच्छी तरीके से यूटिलाइज किया है। इसके बाद P&L अकाउंट बनता है, और P&L अकाउंट से हमें नेट प्रॉफिट पता चलता है। नेट प्रॉफिट बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप बच्चे पढ़ाई करते हैं पूरा साल, ईयर के एंड में आपको मार्कशीट मिलती है। उस मार्कशीट में आपके जो मार्क्स आते हैं वो आपकी परफॉर्मेंस को डिटरमाइन करते हैं। अगर अच्छे नंबर आए हैं, इट मीन्स आपने अच्छी मेहनत की है, अच्छा परफॉर्म किया है। अगर अच्छे नंबर नहीं आए हैं, इसका मतलब आपने सही तरीके से पढ़ाई नहीं की। तो बिल्कुल उसी तरीके से एक बिजनेस ने कैसा परफॉर्म किया है, ये उसके P&L अकाउंट में जो नेट प्रॉफिट निकल के आया है उससे पता चलता है। तो इस तरीके से आपको ट्रेडिंग, P&L और बैलेंस शीट प्रेजेंट करनी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। तो अब सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनाया जाता है। ट्रेडिंग अकाउंट में देखिए, ये डेबिट साइड है और ये क्रेडिट साइड है। यहां पर आप लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक, फिर लिखेंगे परचेज लेस परचेज रिटर्न, उसके बाद डायरेक्ट एक्सपेंस, यहां लिखेंगे सेल्स, फिर लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक, इनका डिफरेंस करके आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। तो ये एक्चुअल में ग्रॉस प्रॉफिट क्या है? ग्रॉस प्रॉफिट को अगर इस अकाउंट को, ट्रेडिंग अकाउंट को मैं एक फॉर्मूले में प्रेजेंट करूं तो देखिए कैसे आएगा कि ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल्स टू नेट सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। देखिए, जो ग्रॉस प्रॉफिट है ये नेट सेल और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का डिफरेंस है। नेट सेल आप समझते हैं कि हमने पूरे ईयर में जितना भी माल बेचा है, जितने में बेचा है, उसे कहेंगे नेट सेल। अब ये COGS क्या है?
देखिए अगर हमने सामान बेचा है इट मीन्स हमने पहले उसे बनाया होगा, और बनाया होगा तो उसमें हमारा क्या क्या खर्चा हुआ, क्या क्या लागत लगी, टोटल केवल प्रोडक्शन तक की, उसे कहते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इसमें मेनली आपकी डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस और डायरेक्ट एक्सपेंसेस इंक्लूड होते हैं। तो यहां पर आप देखिए, अब सीओजीएस का अगर फॉर्मूला देखें तो सीओजीएस का फॉर्मूला कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इक्वल्स टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज ऑफ स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस। तो ये है हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला। अगर हम इधर देखें तो देखिए ओपनिंग स्टॉक, परचेज, डायरेक्ट एक्सपेंस, ये तीनों चीजें यहां डेबिट में लिखी हैं और क्रेडिट में लिखा है क्लोजिंग स्टॉक। तो अल्टीमेटली फाइनली डेबिट में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एलोकेट हो जाएगा और क्रेडिट में सेल लिखा है, सेल में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस होगा और ग्रॉस प्रॉफिट पता चल जाएगा। तो ये है ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला निकालने का। आप इसे अकाउंट फॉर्म में अगर प्रेजेंट कर दें तो उसी को ट्रेडिंग अकाउंट कहा जाता है। अब थोड़ा बात कर लेते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस क्या है। देखिए डायरेक्ट एक्सपेंस आर दोज एक्सपेंस विच आर डायरेक्टली आइडेंटिफाइबल टू अ पर्टिकुलर प्रोसेस और डिपार्टमेंट। तो डायरेक्ट एक्सपेंस वो एक्सपेंस है जो रॉ मटेरियल को खरीदने से लेकर उसको फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करने तक की एक्टिविटीज में खर्च हुए हैं। जैसे आपने रॉ मटेरियल को जब खरीदा तब जो कैरियज, फ्रेट, कार्टेज, ऑक्ट्रॉय पे किया आपने, ये सब खरीदते वक्त जो खर्चा किया है वो आएगा। देन फैक्ट्री में आपने उस रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए जो जो खर्चे किए हैं, जैसे वेजेस पे किया है लेबरर्स को जो फैक्ट्री में काम कर रही हैं, इसके अलावा फ्यूल जो कि फैक्ट्री में मशीनों को चलाने के काम आता है, प्रोडक्शन एक्सपेंस, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, ये सारे डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं। तो डायरेक्ट एक्सपेंस कौन से होते हैं, आप एक बार इधर स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा आपको, ये सब डायरेक्ट एक्सपेंस है। इन्हें आप एक बार नोट कर लें तो आपको याद रहेगा। अब हम बात करते हैं P&L अकाउंट की। देखिए P&L अकाउंट से हमें नेट प्रॉफिट निकालना है। ये ग्रॉस प्रॉफिट है। ये ग्रॉस प्रॉफिट केवल नेट सेल और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बीच का डिफरेंस है। इट मींस अभी हमने केवल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में केवल डायरेक्ट एक्सपेंस इंक्लूड होते हैं टिल प्रोडक्शन एक्सपेंस, लेकिन बिजनेस में केवल प्रोडक्शन तक ही एक्सपेंस नहीं आते हैं, उसके बाद और भी खर्चे होते हैं। प्रोडक्शन से लेकर सेल करना और आफ्टर सेल सर्विस प्रोवाइड करना, इन सब चीजों पे भी खर्चे होते हैं। तो वो सारे खर्चे इनडायरेक्ट एक्सपेंस कहलाते हैं। तो वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस अभी इस ग्रॉस प्रॉफिट में से घटे हुए नहीं है। तो उन इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को अगर ग्रॉस प्रॉफिट में से घटा दिया जाए और किसी भी प्रकार का बिजनेस में लॉस हुआ है वो घटा दिया जाए और बिजनेस में जो अदर इनकम हुई है उन्हें अगर इस ग्रॉस प्रॉफिट में जोड़ दिया जाए तो हमारा नेट प्रॉफिट आ जाएगा। तो नेट प्रॉफिट फाइंड करने के लिए सबसे पहले P&L अकाउंट के CR में ग्रॉस प्रॉफिट को ट्रांसफर करते हैं। इसके बाद जितनी भी नॉन ऑपरेटिंग नेचर की इनकम और गेन है, नॉन ऑपरेटिंग मतलब जो बिजनेस की कोर प्रिंसिपल रेवेन्यू क्रिएटिंग एक्टिविटी है उसके अलावा जो सोर्सेस हैं इनकम के, जैसे मान लीजिए आपका कपड़े का बिजनेस है तो कपड़ा बेच के जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है वो तो नेट सेल है, वो तो यहां पर आ गया। लेकिन इसके अलावा जैसे आपने बैंक में FD करवा रखी है, कहीं पैसा इन्वेस्ट कर रखा है, किसी कंपनी के शेयर्स खरीद रखे हैं, डिबेंचर्स खरीद रखे हैं, उससे जो इनकम जनरेट हो रही है वो आपकी नॉन ऑपरेटिंग नेचर की इनकम है। अब गेन्स क्या है, जैसे मान लीजिए आपने पुरानी हो गई एक मशीन, उसे बेच दिया। अब उस मशीन को आपने खरीदा सस्ते में था और बेचा ज्यादा रेट पर, तो यहां पर आपको जो गेन हुआ है, जो लाभ हुआ है, वो गेन्स में P&L के CR में आएगा, क्योंकि ये भी आपकी एक तरीके से नॉन रिकरिंग नेचर की, नॉन ऑपरेटिंग नेचर की इनकम है। तो यहां पर आप देखेंगे, वैसे भी देखिए ट्रेडिंग हो या P&L अकाउंट हो, दोनों के ही CR में केवल वो ही अकाउंट आएंगे जो रेवेन्यू अकाउंट है, और जिन
जो एक्सपेंस अकाउंट है वो सब आपको डीआर में दिखाई देंगे। तो ग्रॉस प्रॉफिट लिख दिया, नॉन ऑपरेटिंग इनकम लिख दिया। अब नॉन ऑपरेटिंग इनकम कौन सी हो सकती है? रेंट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन एफडी, ये कुछ नॉन ऑपरेटिंग नेचर की इनकम है। गेन कैसे हो सकता है? गेन ऑन सेल ऑफ मशीन, गेन ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, बैड डेब्ट्स रिकवर्ड, इस तरीके के जो फायदे हैं वो सब आपको सीआर में दिखाने हैं। अब हम बात करते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और लॉस की। देखिए, आपने देखा ट्रेडिंग अकाउंट में हमने केवल टिल प्रोडक्शन एक्सपेंसेस लिखे हैं। रॉ मटेरियल को खरीदने से लेकर उसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने तक के एक्सपेंस हमने ट्रेडिंग अकाउंट के डीआर में लिखे हैं। लेकिन प्रोडक्शन के बाद के जितने भी खर्चे हैं वो सब P&L के डीआर में आपको दिखाई देंगे, जिनको कि इनडायरेक्ट एक्सपेंस कहा जाता है। अब उनके एग्जांपल्स की बात करते हैं कि कौन से एक्सपेंस इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो सकते हैं। जैसे फैक्ट्री के बाद जो ऑफिस के खर्चे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के खर्चे हैं, मैनेजमेंट से रिलेटेड जो खर्चे हैं, एडवर्टीजमेंट के जो खर्चे हैं, सेल्स डिपार्टमेंट के जो खर्चे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड जो खर्चे हैं, वो सब इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। जैसे रेंट पेड, सैलरीज पेड, कमीशन पेड, डिस्काउंट अलाउड, और भी कई सारे एक्सपेंस हो सकते हैं। ये आप देख सकते हैं, स्क्रीन पे मैंने लिख दिया है, ऐसे आप नोट कर लीजिए सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस। अब लॉसेस कौन से हो सकते हैं? जैसे मान लीजिए आपने एक पुरानी मशीन बेची, उस मशीन को बेचने पर आपको 10,000 रुपए का नुकसान हो गया, तो ये आपका लॉस है, P&L में डेबिट होगा। आपने पूरा इन्वेस्टमेंट्स को बेचा और आपने खरीदा था 1 लाख में और वो इन्वेस्टमेंट बिके 90,000 में, ये भी आपका लॉस है, ये P&L में डेबिट होगा। तो इस तरीके के जो लॉसेस हैं, उन सारे लॉसेस को आप P&L में डीआर में ट्रांसफर कर देंगे। इसके बाद आप सीआर का टोटल करेंगे और डीआर में जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड लॉसेस हैं उन्हें माइनस करेंगे। उसके बाद अगर सीआर बड़ा है और डीआर छोटा है तो जो डिफरेंस आएगा वो होगा नेट प्रॉफिट, और अगर डीआर बड़ा है सीआर छोटा है तो फिर नेट प्रॉफिट की जगह बाय नेट लॉस यहां आ जाएगा। सेम यहां पर भी होता है, अगर सीआर बड़ा है और डीआर छोटा है तो ग्रॉस प्रॉफिट आएगा, और डीआर का टोटल ज्यादा है और सीआर का कम है तो बाय ग्रॉस लॉस आएगा। तो इस तरीके से आपका ट्रेडिंग अकाउंट और P&L अकाउंट कंप्लीट होता है। अब हम बात करते हैं बैलेंस शीट की। देखिए, ट्रेडिंग P&L से हमें केवल नेट प्रॉफिट चाहिए। इस नेट प्रॉफिट को निकालने के लिए ही हमने ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट बनाया है। ये इसी नेट प्रॉफिट से बिजनेस की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का अंदाजा लगाया जाता है। अब इसके बाद फाइनेंशियल पोजीशन को डिटरमाइन करने के लिए बैलेंस शीट बनाई जाती है। बैलेंस शीट के 2 साइड हैं, ये लायबिलिटी साइड है और ये एसेट साइड है। देखिए, लायबिलिटी साइड में सबसे पहले कैपिटल आता है, उसके बाद एक्सटर्नल लायबिलिटीज आती हैं, क्योंकि देखिए जो अकाउंटिंग की जाती है वो सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हुए की जाती है। सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट मींस बिजनेस एंड बिजनेसमैन आर टू सेपरेट एंटिटीज, कि बिजनेस अलग है और बिजनेसमैन अलग है। तो इस वजह से जो कैपिटल है, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो कैपिटल भी एक लायबिलिटी है। लायबिलिटी टुवर्ड्स बिजनेसमैन, कि बिजनेस को पैसा ये लौटाना पड़ेगा कभी ना कभी, किसको? बिजनेसमैन को, उसको कहा जाता है कैपिटल। इसीलिए सबसे पहले लायबिलिटी साइड में कैपिटल दिखाया जाता है, इसके बाद जो एक्सटर्नल लायबिलिटीज हैं वो दिखाई जाती हैं। देखिए, एक और बात, यहां से जो नेट प्रॉफिट निकल के आया है, ये प्रॉफिट बिजनेस ने अर्न किया है, इतना प्रॉफिट बिजनेस ने अर्न किया है। देखिए, बिजनेस जो प्रॉफिट अर्न करता है वो प्रॉफिट वो किसको देता है? बिजनेसमैन को, बिजनेसमैन को देता है। इट मींस इस नेट प्रॉफिट को कैपिटल में ऐड कर दिया जाता है। तो सबसे पहले कैपिटल लिखेंगे, नेट प्रॉफिट हुआ है तो कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी, प्लस कर देंगे, लॉस हुआ है तो माइनस कर देंगे। अगर बिजनेसमैन ने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस में से कोई पैसा निकाला है
तो इससे कैपिटल कम हो जाती है, इसलिए माइनस करेंगे। और फर्दर कैपिटल बिजनेसमैन बिजनेस में लाया है तो इसे प्लस कर देंगे, क्योंकि इससे कैपिटल इंक्रीज हो जाती है। इसके बाद हम यहां जो लिखेंगे वो होंगी सारी एक्सटर्नल लायबिलिटीज, मतलब अमाउंट विच इज पेएबल टू एक्सटर्नल, जो बाहरी लोगों को बिजनेस को पैसा देना है वो यहां पर आएंगे। क्रेडिटर्स वो लोग हैं जिनसे बिजनेस ने उधार सामान खरीदा है तो पैसे इन फ्यूचर देने पड़ेंगे, इसीलिए ये लायबिलिटी है। बैंक से लोन लिया है, लौटाना पड़ेगा। बिल्स पेएबल, बीपी, बिल्स पेएबल मतलब जो हमारे क्रेडिटर्स थे उन्होंने हमारे ऊपर बिल लिखा, हमने वो बिल एक्सेप्ट कर लिया, तो उस बिल का हमें उस मैच्योरिटी डेट पर पेमेंट करना पड़ेगा, ये हमारी लायबिलिटी है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ऐसा एक्सपेंस जिसका हमने पेमेंट करंट ईयर में नहीं किया है, सर्विस तो ले ली लेकिन पेमेंट नहीं किया, तो वो हमारा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, ये हमारी लायबिलिटी है, यहाँ पर आएगा। इसके अलावा और भी अनएक्रूड इनकम भी हो सकता है, ऐसी इनकम जो हमें रिसीव तो हो गई लेकिन हमने अभी सर्विस प्रोवाइड नहीं की है तो उसके बदले में हमें इन फ्यूचर सर्विस देनी पड़ेगी, तो अनएक्रूड इनकम भी यहाँ आएगा। और यहाँ पर एसेट्स आएंगे। एसेट्स आप इजीली समझ सकते हैं। सबसे पहले आप लिख दीजिए फिक्स्ड एसेट को, जैसे मशीन है, बिल्डिंग है, फर्नीचर है, गुडविल है। गुडविल भी एक एसेट है। गुडविल एक इनटेंजिबल एसेट है। जैसे आपने किसी पर्सन का रनिंग बिजनेस खरीदा तो उस बिजनेस की जो नेट एसेट है, जो जितने की उसकी वैल्यू है, आपको उसके अलावा भी उसको कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट पे करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए किसी का आपने बिजनेस खरीदा, उसकी बिजनेस की टोटल एसेट्स, नेट एसेट्स 1 लाख है, लेकिन आपको पे करना पड़ रहा है 1,10,000। ये 10,000 आप किस चीज का पे कर रहे हैं? ये 10,000 आप उस एडवांटेज के लिए पे कर रहे हैं जो आपको मिलेगा, क्योंकि वो एक ऑलरेडी स्टेब्लिश्ड बिजनेस है, उसके पहले से ही कस्टमर्स उसके साथ जुड़े हुए हैं, वो सारे कस्टमर्स का बेनिफिट हमें मिलेगा। तो वो जो एडवांटेज हमें मिल रहा है, उस एडवांटेज के लिए जो हम अमाउंट पे करते हैं वो गुडविल है, और गुडविल एक इनटेंजिबल फिक्स्ड एसेट कही जाती है। कैश करंट एसेट है, डेटर्स करंट एसेट है। डेटर्स वो लोग हैं जिनको कि बिजनेस ने क्रेडिट सेल किया है, इस वजह से उनसे पैसा लेना है, फ्यूचर में इनसे पैसा मिलेगा। बिल रिसीवेबल, बीआर, जो बिल्स हमने हमारे डेटर्स पे लिखे थे उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था, तो ड्यू डेट पर, मैच्योरिटी डेट पर उसका पेमेंट हमें मिलेगा, तो बीआर हमारी एसेट है। बैंक बैलेंस हमारी एसेट है, लेकिन बैंक का अगर नेगेटिव बैलेंस हो, ओवरड्राफ्ट हो, तो वो एसेट की जगह लायबिलिटी साइड में दिखाया जाएगा बैंक ओवरड्राफ्ट के नाम से। प्रीपेड एक्सपेंस मतलब ऐसा एक्सपेंस जिसका हमने पेमेंट कर दिया लेकिन अभी तक हमने उसकी सर्विस कंज्यूम नहीं की है, तो वो प्रीपेड एक्सपेंस है, इसके बदले में हमें इन फ्यूचर सर्विस मिलेगी, इसीलिए ये हमारी एसेट है। एक्रूड इनकम, इनकम अर्न्ड बट नॉट येट रिसीव्ड, ऐसी इनकम जो हमने कमा तो ली, सर्विस तो दे दी, लेकिन हमें उसके बदले में पैसे नहीं मिले हैं, तो वो पैसे भी हमें इन फ्यूचर मिलेंगे, इसीलिए उसे बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिखाते हैं। बैलेंस शीट के एसेट्स और लायबिलिटी साइड का टोटल हमेशा इक्वल आएगा। और एक इक्वेशन जो हमेशा सेटिस्फाई होती है, जो आप अकाउंटिंग इक्वेशन वाले चैप्टर में कर चुके हैं, कि कैपिटल प्लस लायबिलिटीज इक्वल्स टू एसेट। तो यहां एसेट्स हैं या कैपिटल प्लस लायबिलिटी है, तो ये दोनों तो इक्वल होंगे ही। तो ये है आपका बेसिक जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड बातें हैं। इन सब बातों को आप ध्यान रखेंगे तो इजीली आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना पाएंगे। तो अब हम एक क्वेश्चन करेंगे फाइनल अकाउंट्स का। तो सबसे पहले आप देख लीजिए, वो क्वेश्चन स्क्रीन पर चल रहा है, उसे आप पहले नोट कर लीजिए, उसके बाद हम उसे सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन आपने अब नोट कर लिया होगा, चलिए अब इसे सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमें बनाना है ट्रेडिंग अकाउंट, और ट्रेडिंग अकाउंट के डीआर में सबसे पहली चीज आती है ओपनिंग स्टॉक। और आपको क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक दिया है, स्टॉक ऑन 1 अप्रैल 2017 1 लाख रुपीस। तो ये हो गया आपका ओपनिंग स्टॉक। इसके बाद ट्रेडिंग के डीआर में एक और चीज आती है, परचेज। देखिए, परचेज का अमाउंट आपको क्वेश्चन में दिया है 4 लाख रुपीस, और परचेज रिटर्न भी दिया है 5000। तो आप यहां पे लिखेंगे 4 लाख परचेज, माइनस कर देंगे इसमें से परचेज रिटर्न 5000, तो ये आपका नेट परचेज आ जाएगा 3,95,000। देन इसके बाद आप इधर आ जाइए, इधर क्रेडिट में आएगा सबसे पहले सेल्स। तो सेल्स का आपको टोटल दिया हुआ है 8,20,000,
और इसमें से आपको घटाना होगा सेल्स रिटर्न, और सेल्स रिटर्न आपको दिया हुआ है 10,000। तो इस तरीके से आपका नेट सेल आ गया 8,10,000। देखिए इसके बाद इधर क्रेडिट में आता है क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक हमेशा आपको ट्रायल बैलेंस के बाहर दिया होगा, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक एक एडजस्टमेंट है। इसका इफेक्ट आप देखेंगे ट्रेडिंग P&L के बाद बैलेंस शीट में भी आएगा। मतलब ये दो जगह दिखाया जाएगा, एक बार ट्रेडिंग के CR में और दूसरा ये बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिखाया जाएगा, क्योंकि ये एडजस्टमेंट है। अब क्लोजिंग स्टॉक का आपको नीचे अमाउंट दिया हुआ है 2 लाख रुपीस। तो देखिए ये चार चीजें हमेशा यहां आती हैं, ओपनिंग स्टॉक परचेस डेबिट में, सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट में। इसके अलावा ट्रेडिंग अकाउंट में आते हैं केवल डायरेक्ट एक्सपेंस, जो कि आते हैं ट्रेडिंग के DR में। तो अब हम इस क्वेश्चन में ढूंढेंगे कि कौन से डायरेक्ट एक्सपेंस हैं। तो जैसे ये दिया है वेजेस। वेजेस एक डायरेक्ट एक्सपेंस है, फैक्ट्री में प्रोडक्शन से रिलेटेड ये एक्सपेंस है। तो वेजेस आपको दिया हुआ है 1 लाख रुपीस। इसके अलावा एक और डायरेक्ट एक्सपेंस दिया है कैरियज इनवार्ड। तो देखिए कैरियज इनवार्ड ये वो कैरियज या भाड़ा है जो कि हमने गुड्स को खरीदते समय पे किया था, इसीलिए ये बिफोर प्रोडक्शन एक्सपेंस है, इसीलिए ये ट्रेडिंग के DR में आएगा। इसके अलावा और कोई एक्सपेंस आपको डायरेक्ट नहीं दिया है। अब आपको ट्रेडिंग के DR और CR का टोटल करना है। तो देखिए CR का टोटल आ रहा है 10,10,000 और CR का आ रहा है 6 लाख। तो आपने देखा CR का टोटल ज्यादा है और DR का कम है, और डिफरेंस आ रहा है 4,10,000। ये आ गया आपका ग्रॉस प्रॉफिट। देखिए ये ग्रॉस प्रॉफिट आ गया 4,10,000। इधर आप टोटल लिख देंगे 10,10,000 एंड 10,10,000। ये हमारा ट्रेडिंग अकाउंट कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम बनाएंगे P&L अकाउंट। P&L अकाउंट में सबसे पहले आपको P&L के CR में ग्रॉस प्रॉफिट दिखाना है, जो कि आपका ट्रेडिंग में निकल के आया है, और ये ग्रॉस प्रॉफिट है आपका 4,10,000। इस ग्रॉस प्रॉफिट के बाद अब आप देखेंगे आपकी ट्रायल बैलेंस के अंदर जो भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस दिए हैं, मतलब प्रोडक्शन के बाद के जो खर्चे हैं, प्रोडक्शन तक जो खर्चे हुए वो तो आपने लिख दिए यहाँ पर, लेकिन प्रोडक्शन के बाद के जो एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड एक्सपेंस हैं, मैनेजमेंट से रिलेटेड है, सेल्स प्रमोशन से रिलेटेड एक्सपेंस है, फाइनेंस कॉस्ट है, हर प्रकार के एक्सपेंस जो भी आपको ट्रायल बैलेंस के अंदर दिए हैं वो सब P&L के DR में आएंगे। लेकिन जो एक्सपेंस डायरेक्ट हैं, जो ट्रेडिंग में आ चुके हैं, उन्हें आप यहां पर नहीं दिखाएंगे। तो अब हम लाइन से देखते जाएंगे और जो जो एक्सपेंस हमें लगेंगे कि इनडायरेक्ट है उन्हें हम यहां लिख देंगे, और जो भी इनकम है, जो नॉन ऑपरेटिंग नेचर की इनकम है, वो ट्रेडिंग P&L के CR में दिखा देंगे। तो सबसे पहली जो एक्सपेंस है सैलरीज दिया है, यहां आ जाएगा 2 सैलरीज। सैलरीज आपको दिया है 60,000। इसके बाद जनरल एक्सपेंस भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, ये 20,000 है। इसके बाद रेंट भी एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस है 50,000। इसके बाद कैरियज आउटवार्ड, ये भी एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस है 20,000। इसके बाद एडवर्टाइजिंग भी एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस है 20,000। सारे एक्सपेंस लिख दिए, इनकम कोई भी नहीं दी हुई है। तो ये कंप्लीट हो गया आपका P&L अकाउंट। अब हमें बैलेंस निकालना है, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस देखते क्या आता है। तो इधर का टोटल क्रेडिट साइड का 4,10,000 है, डेबिट का देख लेते हैं 1,70,000। तो हम इसे
डिफरेंस निकाला हमने, 2,40,000 हमारा नेट प्रॉफिट आ गया। तो ये आपका P&L अकाउंट भी कंप्लीट हो गया है। अब बस हमें एक बैलेंस शीट और बनानी है। तो देखिए बैलेंस शीट कैसे बनाएंगे। बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में सबसे पहले दिखाते हैं कैपिटल। तो कैपिटल आपको क्वेश्चन में दी है 3,60,000 और इस कैपिटल में हम ऐड कर देते हैं नेट प्रॉफिट। नेट लॉस होता तो माइनस कर देते। तो 2,40,000 आपका नेट प्रॉफिट है। तो टोटल आपकी कैपिटल हो गई 6 लाख। इसमें से माइनस किया जाता है ड्राइंग। अगर आपको क्वेश्चन में ड्राइंग दिया होगा तो आप उसे लेस कर देंगे। तो ड्राइंग दिया हुआ है 40,000, तो हम ड्राइंग को इसमें से लेस कर देंगे। और अब जो आपकी नेट आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट जो कैपिटल आई है उसे आप अमाउंट में दिखाएंगे, जो कि आ रही है 5,60,000। ये करने के बाद अब हम पूरे क्वेश्चन में जो जो एसेट्स हैं वो एसेट साइड में लिखते जाएंगे और जो लायबिलिटीज हैं वो लायबिलिटी साइड में लिखते जाएंगे। तो शुरू से पढ़ते जाएंगे। कैपिटल दिया है, कैपिटल हो गया। देन मशीनरी, मशीनरी एसेट है, बैलेंस शीट के एसेट साइड में आएगा 70,000। इसके बाद डेटर्स है 3 लाख रुपीस के डेटर्स हैं। कैश भी आपकी एसेट है। क्रेडिटर्स लायबिलिटी हैं। क्रेडिटर्स आपको दिए 50,000 के। इसके बाद एक क्लोजिंग स्टॉक जो एडजस्टमेंट में दिया है, जो कि हमने ट्रेडिंग के सीआर में दिखाया था, वही क्लोजिंग स्टॉक हमें बैलेंस शीट के एसेट साइड में भी दिखाना है, क्योंकि वो ट्रायल बैलेंस के बाहर है, वो एडजस्टमेंट है और एडजस्टमेंट का इफेक्ट 2 जगह आता है। ₹2 लाख का क्लोजिंग स्टॉक। तो अब हम टोटल करेंगे बैलेंस शीट का। बैलेंस शीट के दोनों साइड का टोटल इक्वल आना चाहिए। तो ये देखिए इस साइड का टोटल है 6,10,000, इस साइड का भी है 6,10,000। तो ये आपका क्वेश्चन एक कंप्लीट हो गया। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में यही 3 चीजें बनाई जाती हैं, ट्रेडिंग, P&L एंड बैलेंस शीट।